Hello student, this is Praveen Kumar and I welcome you all to the जुगल सर ऑनलाइन क्लासेस। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है जुगल सर ऑनलाइन क्लासेस में। जो हम डिस्कस कर रहे थे पिछली क्लास में थर्मोडाइनमिक्स लेक्चर 1 में जो हमने डिस्कस किया, बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी कि लो ग्रेड एनर्जी क्या होती है, हाई ग्रेड एनर्जी क्या होती है, और भी हमने चीज़ें डिस्कस करी। टाइप ऑफ सिस्टम पर अपन ने बात करी, आइसोलेटेड, क्लोज्ड और ओपन सिस्टम के बारे में बात करी। उसको फिर अपन ने समराइज़ किया। समराइज़ करने के बाद अब हमारा नेक्स्ट पड़ाव है कि कुछ और ऐसी बेसिक प्रॉपर्टीज़, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है थर्मोडाइनमिक्स के, उनको सीख लिया जाए और फिर अपन पहुंचेंगे एडवांस जो कंपोनेंट है थर्मोडाइनमिक्स का। यानी कि पहले बेसिक्स कवर करेंगे, हमारे बेसिक्स मजबूत करेंगे, फिर चलेंगे एडवांस की तरफ, जिनमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन क्वेश्चन बेसिक पार्ट से भी आते हैं, बेसिक पार्ट से भी आते हैं, लेकिन एडवांस पार्ट से ज़्यादा आते हैं। लेकिन बेसिक्स का मजबूत होना बहुत ज़रूरी इसलिए है कि एडवांस तभी समझ में आएगा जब बेसिक अपना मजबूत होगा। तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है थर्मोडाइनमिक्स के, वो अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं एक बार पिछली क्लास का समराइज करा देता हूँ, क्विकली रिवाइज करा देता हूँ। हमने पढ़ा था यहाँ पर क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, और क्या पढ़ा था भाई, आइसोलेटेड सिस्टम। अब यहाँ पर हम बात करें ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड की, तो आप सब लोगों को पता होगा भाई, अगर नहीं पता है तो रिवाइज करो पिछली क्लास को, कि एनर्जी और मास के ट्रांसफर के बेसिस पर हमने इस पर बात करी थी। तो क्लोज सिस्टम में एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है लेकिन मास ट्रांसफर नहीं हो सकता। ओपन सिस्टम में दोनों ही एक दूसरे से ट्रांसफर हो सकते हैं, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक्सचेंज हो सकता है, मास और किसका, ओपन मास और एनर्जी का। आइसोलेटेड में हम देखेंगे कि ना तो एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है और ना ही मास का एक्सचेंज हो सकता है। तो ये तीन टाइप के हमने सिस्टम पढ़े थे, इनके एग्जाम्पल्स भी हमने डिस्कस कर रहे थे। क्लोज सिस्टम में मैंने बताया था आपको थर्मोमीटर, ठीक है, क्या था, थर्मोमीटर क्लोज सिस्टम का एक एग्जाम्पल था। एक एग्जाम्पल था इसके साथ ही प्रेशर कुकर, पढ़ा था आपने प्रेशर कुकर, ठीक है। एक और एग्जाम्पल था इसमें क्लोज सिस्टम में बॉम्ब कैलोरीमीटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हैं एग्जाम्पल्स हैं, बॉम्ब कैलोरीमीटर। और यहाँ पर था रेफ्रिजरेटर। इस प्रकार से ये जो कुछ इनके एग्जाम्पल्स है जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं। ओपन सिस्टम में बात करें तो ओपन सिस्टम में दुनिया के 99% जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जितने भी इकाइयाँ होती हैं हमारे मैकेनिकल में, सब कुछ ओपन होती है। ओपन सिस्टम में बात करें तो ओपन सिस्टम में जैसे बॉयलर है, जैसे पंप है, कंडेंसर है, कंडेंसर, हीट एक्सचेंजर, ये जितनी भी यूनिट्स होती हैं, जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, ये सारे ओपन होते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तो आइसोलेटेड में आपको पता है थर्मस, जो हम बोतल यूज़ करते हैं, थर्मस बोतल जिसमें गर्म पानी गर्म ही रहता है, ठंडा पानी ठंडा ही रहता है, वो थर्मस फ्लास्क या थर्मल बोतल जो होती है वो कैसी होती है, आइसोलेटेड होती है, ठीक है ना, थर्मस बोतल यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। और क्या होता है, यूनिवर्स, यूनिवर्स जो है हमारा वो एज एन कैसे एक्ट करता है, यूनिवर्स एक्ट एज अ आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है ना। तो ये आप सारी बातें आपको पता है जो पिछली क्लास में अपन ने डिस्कस करी थी। अब आते हैं हम कुछ आगे की पार्ट पर, जिससे पहले मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन कराऊंगा पिछली क्लास के ऊपर। देखो आपने सब कुछ पढ़ा ही है, तो मुझे लगता है कि इसको आंसर करने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, है कि नहीं। चलो देख लेते हैं। ओके, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप सब लोगों से यहाँ पर मांग रहा हूँ, भैया आंसर कर देना, सही सही आंसर। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम, कि निम्न में से कौन सा, हिंदी में बताऊं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से कौन सा ऑफ द फॉलोइंग is not an open system, ओपन सिस्टम ये है।
ऑप्शंस है आपके, ऑप्शंस दे रखे हैं भैया। पहला ऑप्शन में लिखा दो यहाँ पर, पहला ऑप्शन है बॉम्ब कैलोरीमीटर, और ये किसी एग्जाम में आया हुआ है, शायद पीएसयू एग्जाम में आया हुआ है कैलोरीमीटर, किसी न किसी पीएसयू के एग्जाम में आया हुआ है, जैसे एनटीपीसी का एग्जाम होता है जेई वाला, ठीक है। और प्रेशर कुकर, अब इसमें सबसे बहुत बड़ी दुविधा जो है मैं बताऊंगा कि किस प्रकार लोग फंस जाते हैं, अपने पड़े हुए चीज़ों में ही उलझ जाते हैं। और एक और चीज़ है बॉयलर और नन, ठीक है। तो आंसर करो भाई, इसमें क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा इसका? चैट सेक्शन में आंसर आना चाहिए सब लोगों का, ठीक है। क्वेश्चन यही है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ओपन सिस्टम, इनमें से, यानी इसका मतलब ये है निम्न में से कौन सा ओपन सिस्टम नहीं है, खुली निकाय नहीं है, बताइए। क्या बॉम्ब कैलोरीमीटर, क्या प्रेशर कुकर, बॉयलर और नन ऑफ द अबव, ठीक है। क्या लगता है आपको? देखो मुझे जो लग रहा है कि आपको कन्फ्यूजन होएगा इसमें, पक्की बात है, और कन्फ्यूजन होने का एक जायज़ कारण भी है। आप बोलोगे कि सर आपने ही गलत बता दिया था क्या? मैं भैया बिल्कुल नहीं, मैंने गलत नहीं बताया था, लेकिन मैंने आपको ये बताया था जब प्रेशर कुकर को मैं क्लोज सिस्टम में इन्वॉल्व कर रहा था, प्रेशर कुकर को जब मैं क्लोज सिस्टम में इन्वॉल्व कर रहा था तो मैंने ये बोला था कि नेग्लिजिबल लीकेज होता है। जब प्रेशर कुकर की सीटी ओपन होती है तो उसमें से कुछ न कुछ वेपर निकलता है, यानी कि मास तो बाहर जा रहा है ना, लेकिन नेग्लिजिबल जाता है। दैट्स वाई वी कंक्लूड दैट एज अ क्लोज सिस्टम, क्योंकि नेग्लिजिबल पार्ट बाहर जा रहा है, इतना ज़्यादा अमाउंट में नहीं जा रहा है कि उसका ज़्यादा फर्क पड़े, लेकिन जा तो रहा है। अब जब टफ कंपटीशन आ जाए बॉम्ब कैलोरीमीटर और प्रेशर कुकर, भाई ये तो ओपन सिस्टम है बॉयलर, तो ये तो आपने बता दिया, तो आपका आंसर होगा ही नहीं, नन तो होना ही नहीं है। अब कंपटीशन इन दोनों में है, क्योंकि ये भी क्लोज में लिखा हुआ है बॉम्ब कैलोरीमीटर, प्रेशर कुकर भी क्लोज में लिखा हुआ है। अब इन दोनों में से कौन सा आंसर सेलेक्ट करें? ठीक है, मल्टीपल चॉइस है, एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं तो दोनों सही होंगे, लेकिन सिर्फ एक ही आंसर करना है तो हमें बेस्ट आंसर चूज करना पड़ता है। बॉम्ब कैलोरीमीटर में कहीं से किसी प्रकार का इत्तू सा भी लीकेज नहीं होता जिससे आप ये कह सको कि मास का एक्सचेंज हुआ है किसी के साथ, लेकिन प्रेशर कुकर में ऐसा होता है, नेग्लिजिबली सही लेकिन होता तो है। तो जब दोनों में कंपैरिजन की बात आएगी तो मैं बोलूंगा कि बॉम्ब कैलोरीमीटर इज अ गुड क्लोज सिस्टम, ठीक है ना। प्रेशर कुकर को तो हम मानते हैं, लेकिन बॉम्ब कैलोरीमीटर यहां पर सही आंसर हमारा हो जाएगा। तो इस तरह के टफ कंपटीशन वाले क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये क्लोज सिस्टम है भाई, क्लोज सिस्टम, तो नॉट ओपन सिस्टम ही तो पूछा है, ये क्लोज सिस्टम है, ठीक है श्रीमान सोनू जी, ये ओपन सिस्टम होता है, होने को तो ये भी क्लोज सिस्टम होता है, लेकिन किंतु परंतु कंपटीशन टफ होने की वजह से जीतता कौन है? जो बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल होता है, जिसे बॉम्ब कैलोरीमीटर यहाँ पर जीता है। अभी क्लियर है बात? ठीक है, आगे बढ़ा जाए। तो ये तो था पिछले क्लास तक का रिवीजन। अब हम थोड़ा सा आगे आ जाते हैं। मैं यहाँ पर आपको कुछ एक चीज़ें बताऊँगा। हम आगे जो पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स, उसमें हम दो टाइप की अप्रोच यूज़ करेंगे, एक तो माइक्रोस्कोपिक और एक मैक्रोस्कोपिक, यानी कि हमारा जो एनालिसिस का बेसिस रहेगा वो दो टाइप का एनालिसिस हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है ना। थर्मोडायनेमिक एनालिसिस जो हम करेंगे किसी भी सिस्टम का, तो दो टाइप के यहाँ पर एनालिसिस हो सकते हैं। एक एनालिसिस हो सकता है माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस, अब नाम से ही समझ में आ रहा है यार, माइक्रोस्कोपिक, और एक होता है मैक्रोस्कोपिक। माइक्रो और मैक्रो का अर्थ अगर पता है, पढ़े लिखे लोग हो तो समझ जाओगे। माइक्रो का मतलब होता है अति सूक्ष्म, बहुत छोटा। मैक्रो मतलब होता है कंपैरेटिवली बड़ा, इतना बड़ा भी नहीं कि भाई बहुत जहाज और बिल्डिंग टाइप हो जाए, नहीं, इतना बड़ा भी नहीं, कंपैरेटिवली बड़ा, यानी माइक्रो से ज़्यादा बड़ा होगा मैक्रो, ठीक है। तो यानी कि सूक्ष्म लिख दूं यहाँ हिंदी में तो आपको समझ में रहेगा, सूक्ष्म, ठीक है। माइक्रो का मतलब क्या होता है? सूक्ष्म, ठीक है। और मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, पर बड़े का मतलब ये नहीं कि ट्रक जितना बड़ा, थोड़ा सा बड़ा बस, जिसको हम देख सकते हैं, मतलब
ये विजिबल है हमारे खुली आंखों से हम सब कुछ देख सकते हैं ना, तो वैसे ही इस मैक्रो को भी हम देख सकते हैं। माइक्रो ऐसे होते हैं जिनको हम नहीं देख सकते, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वायरस, वायरस को हम देख पाते हैं क्या? नहीं। बैक्टीरिया को देख पाते हैं क्या? नहीं। तो वैसे ही माइक्रो यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है। तो अति सूक्ष्म यानी कि बहुत छोटे स्तर पर जाकर अगर हम किसी प्रकार का एनालिसिस करते हैं तो वो कहलाता है माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस। ठीक है, अच्छा इसकी ज़रूरत क्या पड़ेगी? क्या ये सब जगह संभव है? ये सारे सवाल अभी हमारे दिमाग में उठ रहे होंगे, लेकिन अब मैं यहाँ पर एक बात आपको बता देता हूँ। अगर मान लो ये हमारा एक पिस्टन सिलेंडर सिस्टम है जिसके अंदर दबा के गैस भरी हुई है, मतलब इतने डेंस पार्टिकल भरे हुए हैं गैस के कि जगह ही नहीं है, यूं मानो। ये भर गई यार, दबा के गैस भर दी मैंने तो। ऐसे भरता हूँ, ऐसे जलेबी बना देता हूँ। ये भर दी भाई, दबा के गैस भर दी इसमें, और यहाँ पर लगा दिया ये मैंने पिस्टन। ठीक है, इस पर लगा हुआ है फोर्स। अब मैं यहाँ पर अगर देखूँ, मेरी बात ध्यान से सुन रही, ये बहुत सारे क्या है पार्टिकल्स है। अब यहाँ पर मैं देखूँ तो यहाँ पर अगर मान लो मुझे थर्मोडायनेमिक एनालिसिस करना है क्या भैया? करना है, तो ऐसा करता हूँ मैं, टेम्परेचर का करता हूँ। तो टेम्परेचर एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, वो भी अपन आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर अगर मैंने देखा तो टेम्परेचर है 400 डिग्री सेल्सियस। ध्यान देना, यहाँ पर देखूंगा तो कितना अंतर आ जाएगा यार। जब यहाँ पर 400 डिग्री सेल्सियस है, बिल्कुल कॉम्पैक्ट सिस्टम है, कण बहुत दूर दूर नहीं है, बहुत पास पास कण है, इसके पार्टिकल्स हैं, तो यार यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा? 398, इतना सा अंतर आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 390 या 95 लिख देता हूँ, यहाँ पर 390 हो जाएगा, इससे ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। तो जब भी मैं अगर इस सिस्टम की बात करूंगा, जब भी मैं ऐसे सिस्टम की बात करूंगा, तो फिर मैं क्या करूंगा? मुझे नहीं लगता कि मुझे अलग अलग लेयर पर इतना ज़्यादा डिफरेंस मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगा भैया? अरे ऐसा करते हैं यार, एवरेज ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एवरेज लिख दूंगा, एवरेज टेम्परेचर। क्या लिखूंगा मैं? एवरेज टेम्परेचर। एवरेज टेम्परेचर क्या लिखूंगा इस सिस्टम का? सिस्टम का एवरेज टेम्परेचर आ जाएगा 397, 96 लिख देते हैं, 396 डिग्री सेल्सियस, ये लिख दूंगा। दिस इज मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस। किस टाइप का एनालिसिस है ये? मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस। मैक्रो क्यों है? क्योंकि हम एक एक कण का एनालिसिस नहीं कर रहे, हम पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं, जिसमें मैंने लिख दिया कि सिस्टम का एवरेज टेम्परेचर कितना है। एवरेज टेम्परेचर कितना है सिस्टम का? 396 डिग्री। ठीक है, वैसे ही अगर हम मैक्रोस्कोपिक की बात करें, सॉरी माइक्रोस्कोपिक की बात करें, तो माइक्रोस्कोपिक में क्या होगा? ऐसा देखना, ये हमारा पिस्टन है, इसमें गिनती के कण हैं। ठीक है, गिनती के कण है। तो जब गिनती के लोग होते हैं, जब कुछ ही लोग होते हैं और वो बहुत दूर दूर बैठे होते हैं, तो उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। स्पेशल ट्रीटमेंट इन द सेंस एक एक को भी इंडिविजुअली हम ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन भीड़ में इंडिविजुअल ट्रीटमेंट नहीं होता है, फिर तो ग्रुप बनाकर बांटा जाता है, जो भी किया जाता है। तो यहाँ पर एवरेज होता है, यहाँ पर बहुत अल्प है, यानी कि डेंसिटी बहुत कम है। तो हम अगर यहाँ पर ये भी देखेंगे ना, मेरी बात सुनना, यहाँ से बहुत दूर है, तो मैं यार ये वाले का टेम्परेचर देखूंगा तो हो सकता है 400 डिग्री सेल्सियस मिले, ये वाले का देखूंगा तो हो सकता है 300 डिग्री सेल्सियस मिले, ये वाले का देखूंगा तो हो सकता है 350 डिग्री सेल्सियस मिल जाए। तो इनमें अंतर है। अगर एक एक कण की बात कर रहा हूं तो एक एक कण में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है। यहां पर 50 डिग्री का, यहां पर 50 डिग्री का, जबकि वहां पे तो 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री का अंतर आ रहा था, लेकिन यहां पर तो ह्यूज अंतर है, ज्यादा डिफरेंस है। तो यहां पर इंडिविजुअल, यहां पर क्या करूंगा मैं? इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में बात करूंगा, एक एक एटम के बिहेवियर के बारे में बात करूंगा। तो यहां पर जो होगा टेम्परेचर इंडिविजुअली में डिस्कस करूंगा। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर क्या होगा? यहाँ पर होगा, हम बात करेंगे एवरेज बिहेवियर की। किस बिहेवियर की? एवरेज बिहेवियर। ठीक है, और यहाँ पर जो बात होगी बच्चों, वो होगी इंडिविजुअल बिहेवियर। इंडिविजुअल का मतलब होता है पर्सनल,
इंडिविडुअल, हाँ इंडिविजुअल बिहेवियर। इंडिविजुअल का मतलब तो जानते हो ना भाई, पढ़े लिखे हो तो इतना एक्सपेक्ट मैं आपसे कर सकता हूँ। अगर नहीं पता हो तो आप चैट में बता सकते हैं। इंडिविजुअल का मतलब होता है अकेले का, यानी एक एक का भी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बिहेवियर उसके बारे में जान सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज का अध्ययन कर सकते हैं, जबकि ऐसा यहाँ पर हम नहीं करते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? मुझे लगता है आ गई होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक। अब मैं देखता हूं कि यार ये माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक का उपयोग कहां किया जाता है जनरली। ठीक है, तो मैं एक बात तो आपको बता दूं कि जब सूक्ष्म और अगर एटॉमिक लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर हम जाएं तो वहां पर क्या किया जाता है, माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस किया जाता है। जब पार्टिकल्स दूर दूर हो तब ये ज्यादा होता है, जब पार्टिकल्स दूर दूर हो तब इस टाइप का एनालिसिस ज्यादा किया जाता है। गुड मॉर्निंग सोनू जी, गुड मॉर्निंग। अब मैं यहां पर एक और बात आपको बताऊंगा कि कब करेंगे। जैसे मान लो मैं हायर एल्टीट्यूड पर जाता हूं, ठीक है, हायर एल्टीट्यूड पर, हायर एल्टीट्यूड, एट हायर एल्टीट्यूड, यहां पर लिखता हूं मैं हायर एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई, यानी कि बहुत ज्यादा ऊंचाई पर। हायर मतलब बहुत ज्यादा और ऊंचाई पर। हायर का मतलब ऊंचाई होता है वैसे तो, लेकिन हायर का मतलब हो गया हाई और हायर, हायर उससे भी ज्यादा। तो हायर एल्टीट्यूड यानी कि और ज्यादा ऊंचाई पर अगर मैं जाऊंगा तो वहां पर क्या होता है, प्रेशर लो होता है। क्या होता है, प्रेशर लो, बहुत कम प्रेशर होता है, तो लो प्रेशर होगा। अब लो प्रेशर होगा तो यार जब प्रेशर ही कम होगा तो पार्टिकल्स के ऊपर दबाव कम होगा, तो पार्टिकल्स के ऊपर दबाव कम होगा तो पार्टिकल्स फ्रीली घूम सकते हैं। भाई जब आपके ऊपर दबाव ज़्यादा रहता है तो आप कंट्रोल में रहते हो, दबाव कम होते ही, दबाव खत्म होते ही हम खुले बिल्कुल घूमने लग जाते हैं। तो वैसे पार्टिकल्स के ऊपर भी प्रेशर लो हो जाएगा तो वो खुले में घूमने लग जाएंगे, यानी दूर दूर चले जाएंगे। अब जब दूर दूर चले जाएंगे तो उनको एक एक पकड़ के भी अपन उनका एनालिसिस कर सकते हैं क्या, बिल्कुल। तो जब हायर एल्टीट्यूड की बात करी जाए तो वहां पर हम माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस कर सकते हैं। हायर एल्टीट्यूड पर प्रेशर लो होने की वजह से क्या हो जाता है, पार्टिकल्स दूर दूर चले जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं। बिल्कुल सादा लैंग्वेज में लिखेंगे अपन। और जैसे पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे तो हम तो दूर दूर पर यही काम करते आए थे, कौन सा, माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस। क्या करेंगे हम, माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करेंगे। ठीक है भैया। अच्छा, एक और कोई एग्जांपल दो माइक्रोस्कोपिक का। भाई सब जगह मैक्रोस्कोपिक होता है, सब जगह मैक्रोस्कोपिक होता है जनरल लाइफ में। ये कुछ स्पेशल केसेस हैं जहां पर किसका होगा, माइक्रोस्कोपिक का। चलो दूसरा भी बता देता हूं मैं। दूसरा क्या बताता हूं, हाईली रेयरफाइड, हाईली रेयरफाइड। अब यार आपको ये इंग्लिश की टर्म्स है ना, इनमें हो सकता है तकलीफ हो, लेकिन मैं जानता हूं मैं सब कुछ क्लियर करवा दूंगा आपका। ठीक है ना। रेयरफाइड का मतलब होता है रेयर, डेंस, डेंस नाम सुना है, डेंसिटी, डेंस, मैकेनिकल के स्टूडेंट हो तो डेंसिटी सुना होगा, पक्की बात है, पहली क्लास में डेंसिटी आपको बता दिया जाता है जब आप पढ़ते हो। ठीक है, तो डेंसिटी सुना होगा। डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब वो मीडियम डेंस है। कोई भी चीज डेंस है इसका मतलब उसके पार्टिकल्स बहुत क्लोज क्लोज है। डेंस का मतलब यही होगा पार्टिकल बहुत क्लोज क्लोज है। डेंस का उल्टा होता है रेयर, रेयर मतलब दूर दूर। जितना ज्यादा रेयर होगा उतना ही पार्टिकल दूर दूर होंगे। जैसे जितना ज्यादा डेंस होगा उतने ही पार्टिकल बहुत पास पास होंगे का उल्टा, जितना ज्यादा रेयर होगा पार्टिकल उतने ही दूर दूर होंगे। तो हाईली मतलब बहुत ज्यादा, रेरिफाइड मतलब दूर दूर। जब कोई मीडियम हाईली रेरिफाइड हो, या गैसेस के बारे में जनरली हम बात करेंगे इसमें, तो हाईली रेरिफाइड गैसेस हो, रेयरफाइड गैसेस, तो यहां पर भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हाईली रेयरफाइड का मतलब है कि डेंसिटी बहुत कम है, और बहुत कम डेंसिटी में वापस वही सीन आ जाता है, पार्टिकल्स क्या होते हैं, दूर दूर, पार्टिकल्स दूर दूर। जब पार्टिकल्स दूर दूर तो हमारे पास एक ही अप्रोच हो जाती है जिसका नाम है माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस। ठीक है, तो श्रीमान इन दो केसेस में हम क्या करेंगे,
माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करेंगे, बाकी जीवन में सामान्यतः मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस करते हैं, क्योंकि हम भी नहीं चाहते इतनी आफत की एक एक पार्टिकल को पकड़ के हम उसका एनालिसिस करें। हम एज अ होल एक यूनिट के एक सिस्टम का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, ये क्लियर है भाई? यहाँ तक किसी को कोई दुख दुविधा तो नहीं है, कष्ट तो नहीं है? हो तो चैट सेक्शन में बता दो। वैसे मुझे लगता नहीं कि किसी को कोई दुख होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर फिर आज जो ये सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स में, तो हम विशेष तौर पर किस टाइप का एनालिसिस करेंगे? क्या हम माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस भी करेंगे? मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर किसी प्रश्न में स्पेशली आपसे कहा जाए तो आप कर सकते हो। वैसे मुझे नहीं लगता कि जेईई स्तर पर आपसे ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाएगा या ऐसा कोई एनालिसिस करवाया जाएगा। आपके कॉलेज में भी नहीं करवाया जाएगा, ना ही ये जो एग्जाम आप देने वाले हैं जूनियर इंजीनियरिंग लेवल के, इनमें कहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ये होता है हायर स्टडीज में, गेट में, बीटेक में, और उसके आगे भी जब आप एमटेक वगैरह में जाते हो तो वहां पर हम ये थर्मोडायनेमिक एनालिसिस में हम एलिमेंट्री एनालिसिस करते हैं, जिसको माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करते हैं। अभी नहीं करते, अभी तो हमें सिर्फ हमारे एग्जाम के तौर से कौन सा जरूरी है। हम जो थर्मोडायनेमिक एनालिसिस करेंगे, मैं बता देता हूं यहां पर, हमारा जो थर्मोडायनेमिक एनालिसिस होगा वो किस टाइप का होगा। देखो, हम खुद जानते हैं, हम जो लिखते हैं वही हमारा यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर देगा। कैसे क्लियर होगा मैं बताता हूँ। आप क्या लिखते हो यार? ऐसा कोई सिस्टम है तो आप ये लिखते हो ना, सिस्टम का टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। तो क्या सिस्टम के किसी एक पार्टिकल का टेम्परेचर बता रहे हो क्या? नहीं, यदि सभी पार्टिकल्स का एवरेज टेम्परेचर बता रहे हो, यही होगा भाई। आपने बोल दिया लेट सपोज दिस इज अ सिस्टम, ये सिस्टम है, इस सिस्टम का टेम्परेचर आपने बता दिया कि सर इस सिस्टम का टेम्परेचर है 270 डिग्री सेल्सियस। तो मैं क्या बोलूंगा कि क्या इसमें से किसी एक पार्टिकल को उठाया आपने जिसका टेम्परेचर 270 के डिग्री सेल्सियस है? नहीं, आपने बोला इस सिस्टम का, तो दैट मींस दिस टेम्परेचर इज एवरेज टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर है ये? एवरेज टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर है सिस्टम का। और जब एवरेज टेम्परेचर की बात आ जाती है तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि एवरेज टेम्परेचर किस चीज में आता है। एवरेज एनालिसिस किस में होता है? मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस, मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस। ठीक है, समझ में आई बात? मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस यानी कि हम जो थर्मोडायनेमिक एनालिसिस करेंगे वो मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस होगा। अगर मैं माइक्रो और मैक्रो को थोड़ा सा डेफिनेशन वाइज आपको बताऊं, वो भी बता देता हूं। ठीक है, देखो हर टाइप से आपका डाउट क्लियर होना चाहिए। लो भैया इधर चिपक जाओ तुम, है ना? इधर मैं डेफिनेशन लिखा देता हूं। ठीक है, यहां तक ठीक है, आपको क्लियर है? अभी मैं डेफिनेशन लिखा देता हूं। माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस का मतलब है इन दिस टाइप ऑफ एनालिसिस, इन दिस एनालिसिस, ये लिख देते हैं अपन, each and every student, sorry, each and every particle अरे थोड़ा सा गलत लिख दिया यार अपन। इन दिस एनालिसिस बिहेवियर ऑफ ईच एंड एवरी particle taken into account।
अब यार ये अंग्रेजी ऐसी होती है कि आप सब लोगों को लगेगा कि अकाउंट में डिपॉजिट करा दिया, क्या बैंक है क्या इधर, ये पार्टिकल का क्या चक्कर चल रहा है। इन दिस एनालिसिस बिहेवियर ऑफ ईच एंड एवरी पार्टिकल टेकन इनटू अकाउंट। इसका मतलब यही है कि हम ये माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस में हर एक पार्टिकल का जो इंडिविजुअल बिहेवियर है उसके बारे में बात करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। ठीक है। दूसरा हमारा है मैक्रोस्कोपिक। कौन सा? मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस। ठीक है, मैं डेफिनेशंस लिखा देता हूँ। कई सारे लोगों को ये रहता है कि सर डेफिनेशन नहीं लिखाते, कई बार ऐसा बोला भी गया है, तो मैं अभी लिखा देता हूँ भैया। बाकी समझने में अगर कोई दिक्कत हो तो ज़रूर बताना। ठीक है। यहां पर क्या होता है, ऑलवेज ये लिखते थे, एवरेज बिहेवियर ऑफ molecules of a system taken into account। ठीक है ना। यानी कि यहां पर हम बात करेंगे हमेशा एवरेज की। ये हो गई आपकी बात। ये हो गई आपकी बात। यानी माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक बहुत हमने यहां पर डिस्कस कर लिए। ठीक है। अब ये बात हो गई, थोड़ी सी और आगे की बातें करें हम, तो अब आता है एक छोटा सा प्रॉपर्टी। देखो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, जिसको बोलते हैं हम थर्मल इक्विलिब्रियम। ऐसा नहीं बोलते, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अगर आपसे पूछे कोई कि डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है, तो आप क्या बताओगे? हमने इक्विलिब्रियम एक जगह पढ़ा था, कहां पर? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। कहां पढ़ा था? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। वहां पर इक्विलिब्रियम किस टाइप का था? वहां पर इक्विलिब्रियम था फोर्सेस का, एंड प्रेशर का, फोर्स एंड प्रेशर, दैट इज नॉन एज द मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। किस नाम से जाना जाता था वो? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम या मैकेनिक इक्विलिब्रियम उसको बोलते हैं अपन। तो यहाँ पर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब है कि तीन प्रकार के मोस्टली यहाँ पर इक्विलिब्रियम होंगे। एक तो होगा थर्मल इक्विलिब्रियम, ध्यान देना। एक होगा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। कौन सा? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। भाई जब भी हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात करें तो ये अंडरस्टूड है कि इस टाइप के जो इक्विलिब्रियम है वो उसमें एग्जिस्ट करेंगे। तीसरा होगा केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम यानी कि तीन इक्विलिब्रियम तो होंगे इसे। और ये जनरली एक चौथा भी है जो कहीं दिया नहीं होता, जिसको बोलते हैं फेज इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसको बोलते हैं फेज इक्विलिब्रियम। लेकिन ये जनरली दिया नहीं होता, किसी बुक में नहीं दिया होता है। ठीक है। अब आप सब लोग जानते हैं ये केमिकल इक्विलिब्रियम जनरली कंसंट्रेशन से रिलेटेड भी होता है। जब ये केमिकल इक्विलिब्रियम केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तब तो मैं बोलूँगा इसको कि केमिकल प्रॉपर्टी शुड नॉट बी चेंज्ड, वो एक जैसी रहनी चाहिए, तब वो इक्विलिब्रियम में है। और ये जब केमिकल कंसंट्रेशन से रिलेटेड है, किसी सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन से रिलेटेड है, तो यहाँ पर मैं डिफ्यूजिविटी या डिफ्यूजन से बात करूँगा इसकी। वो भी आते हैं अपन थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में और बातचीत अपन करते हैं। तो थर्मल इक्विलिब्रियम समथिंग रिलेटेड टू द टेम्परेचर। किसकी बात करेंगे अपन यहाँ पर? टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर शुड बी इन इक्विलिब्रियम। देखो मेरी बात सुनो, सिस्टम के अंदर कहीं किसी प्रकार का हीट और किसी प्रकार का कोई ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। जैसे आप आगे पढ़ोगे तो आप देखोगे कि यार इस टाइप का एक सिस्टम है ना, और ये इस टाइप का एक सिस्टम है।
यहाँ पर जो है इसका टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। तो आपको पता है, आप जानते हैं कि 30 डिग्री सेल्सियस वाले सिस्टम से 10 डिग्री सेल्सियस वाले सिस्टम की तरफ क्या हो रहा होगा, हीट ट्रांसफर हो रहा होगा। यानी कि ये वाला सिस्टम जो है ये वाले सिस्टम को हीट दे रहा होगा, ऐसा होगा, पक्की बात है। तो ये हीट का जो एक्सचेंज हो रहा है, ये जो चल रहा है, ये नहीं चलना चाहिए। इक्विलिब्रियम का मतलब है शांत। अगर मैं इस चीज को बोलूं तो इक्विलिब्रियम का मतलब है शांत, किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, शांत होना चाहिए। तो शांत कब होगा, जब इन दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा। जब इन दोनों का, भाई यहां से यहां हीट आ रही है तो इसमें तो प्लस हो रही है, इसमें माइनस हो रही है, तो इसमें कम हो रही होगी, कम होते ही टेम्परेचर क्या करेगा, डाउन करेगा। ये चीजें आगे पढ़ेंगे अपन। और यहां पर प्लस हो रही है तो वो हीट जो इसके अंदर आ रही है वो इसका टेम्परेचर बढ़ाएगी, तो बढ़ाने के बाद ये क्या हो जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा। और ये भी पहुंच जाएगा कितने डिग्री पर, 20 डिग्री पर। क्या अब इनके बीच एक्सचेंज हो सकता है? जैसे इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए पोटेंशियल का डिफरेंस चाहिए, वैसे ही हीट को फ्लो करने के लिए किसका डिफरेंस चाहिए, टेम्परेचर का डिफरेंस। तो यहां पर अब किसी प्रकार का कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा, कोई हीट यहां पर ट्रांसफर नहीं होगा। और इस स्टेट को बोलेंगे हम इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में आपने क्या देखा कि यहां पर दोनों का जो टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर ऑफ बोथ द सिस्टम्स इक्वल हो जाएगा, और साथ के साथ इनके बीच में किसी प्रकार का कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा होगा। दिस कंडीशन इज कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब समस्या क्लियर है बिल्कुल सबको, कोई समस्या तो नहीं है। दूसरा हम चलते हैं यहां पर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। तो मैकेनिकल में मैं जनरली किसकी बात करता हूं, फोर्स एंड प्रेशर। तो फोर्स और प्रेशर की अगर मैं बात करता हूं तो फोर्स की बात करता हूं मैं सॉलिड बॉडीज के लिए, सॉलिड बॉडीज के लिए, ठीक है ना। मैं इक्विलिब्रियम में कैसे बोलूंगा, यहां पर एक बक्सा है, इस बक्से को रखा हुआ है सरफेस पर, ठीक है ना। अब इस सरफेस पर रखे हुए बक्से पर इधर लग रहा है 10 न्यूटन का फोर्स। क्या लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स। अगर मैं इधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा दूं तो ये किस में आ गया, इक्विलिब्रियम में। कैसे आ गया कि इसके ऊपर लगने वाले सभी फोर्सेस बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है, ठीक है ना। बैलेंस्ड मतलब जीरो, नेट फोर्स जीरो, यानी उनका नेट फोर्स क्या होना चाहिए, नेट जीरो होना चाहिए। ये होता है यहां पर साम्यावस्था, जिसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। अब मैं यहां पर, ये तो फोर्स से रिलेटेड हो गया। तो फोर्स तो हम सॉलिड के लिए डिफाइन कर सकते हैं, लिक्विड्स के लिए हम प्रेशर की बात करेंगे। यानी प्रेशर ऐसा होना चाहिए कि सब तरफ से बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर जब वो प्रेशर और फोर्स की तरफ से बैलेंस्ड होगा तो उसको बोलेंगे हम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की बात, ठीक है। फिर केमिकल इक्विलिब्रियम पर आ जाते हैं। ठीक है, अब केमिकल इक्विलिब्रियम की मैं अगर बात करूं तो केमिकल इक्विलिब्रियम में दो टाइप के इक्विलिब्रियम होता है। एक होता है नो केमिकल प्रॉपर्टी चेंज, नो चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टी। सिंपल सी बात लिख देता हूं कि अगर कोई भी वस्तु केमिकल प्रॉपर्टीज, अब ये मैं कैसे बोल रहा हूं, देखो मैंने ये पेन को छोड़ दिया यहां पर, ये आज कौन सा साल चल रहा है, 2022। अब मैं इसको 2032 में आके संभालूं तो मुझे ये पेन ऐसा का ऐसा ही मिलना चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार का कोई केमिकल चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे केमिकल चेंज के बारे में मैं बताऊं आपको, एक लोहे का कोई भी जो छड़ है, रॉड है, उस रॉड को आपने लिया, आज बढ़िया चमकती हुई रॉड है, उस रॉड को आपने रख दिया, और अब आप 10 साल बाद उस रॉड को वापस देख रहे हो तो आपको वो ब्राउन होती हुई नजर आएंगी, ठीक है ना। उसके ऊपर जंग लग चुकी होगी, यानी कि उसके ऊपर जो जंग लगना है वो एक केमिकल प्रोसेस है, और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी जब चेंज हो चुकी है, यानी कि क्या वो केमिकल इक्विलिब्रियम में है, बिल्कुल नहीं। लेकिन उसी के साथ अगर आप स्टील की रॉड रखते हो जो केमिकल रिएक्शन नहीं करती वातावरण के साथ, तो वो वैसी की वैसी आपको मिलेगी 10 साल बाद। इसका मतलब ये होगा कि स्टील जो है, स्टील की जो रोड है वो तो केमिकल इक्विलिब्रियम में है, लेकिन आयरन की रोड केमिकल इक्विलिब्रियम में नहीं है। यानी कि स्टील की रोड में कोई केमिकल चेंज नहीं आया है, जबकि आयरन की रोड में केमिकल चेंज आ चुका है। तो नो चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज क्या कहलाएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम। अच्छा, इसमें दूसरे टाइप के इक्विलिब्रियम ये आता है जिसको बोलते हैं हम कंसंट्रेशन वाले इक्विलिब्रियम। देखो, अगर मैं बात करूं सिस्टम की, यहां पर ये सिस्टम बना लेता हूं मैं,
ये सिस्टम है, इसके अंदर पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, यानी कि कंसंट्रेशन, पानी की मात्रा छोड़ो, इसके अंदर हम सॉल्ट सॉल्यूशन बना लेते हैं या शुगर सॉल्यूशन बना लेते हैं, तो इसके अंदर सॉल्ट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी, पानी तो हो गई लेकिन सॉल्ट बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन बाहर इसके सराउंडिंग में एक और सिस्टम रखा हुआ है, ये सराउंडिंग है जिसके अंदर सॉल्ट की मात्रा कम है और इसकी जो बाउंड्री है वो बाउंड्री परमिएबल है टुवर्ड्स द सॉल्ट, यानी कि वो सॉल्ट का आने जाने को नहीं रोकेगी। बाकी दूसरी चीजों का आना जाना रोक सकती है, वो इधर से इधर, इधर से इधर, लेकिन सॉल्ट के आने जाने को नहीं रोकेगी। तो सॉल्ट किधर जाएगा? जिधर ज्यादा है उधर से कम वाले में जाएगा, यानी कि यहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा है और यहां पर कंसंट्रेशन कम है, तो सॉल्ट इधर से इधर जाने की कोशिश करेगा। ये हो गया कंसंट्रेशन डिफरेंस। इसकी वजह से यहां पर जब ये आना जाना लगा रहेगा तो हम बोल रहे हैं कि आना जाना जहां लगा रहता है तो वो किसी साम्य अवस्था में नहीं होता है, वो इक्विलिब्रियम में नहीं होता है। जो स्थिर होता है, जो शांत होता है, वो इक्विलिब्रियम में होता है। तो ये आना जाना कब बंद होगा? जब इधर से जो सॉल्ट निकल रहा है तो इधर तो हो रहा होगा कम सिस्टम में तो, और सराउंडिंग में हो रहा होगा ज्यादा, तो इधर से कम उधर से ज्यादा। जैसे इधर 30 था उधर 20 था, तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इधर 25 रह गया और उधर भी 25 हो गया, इधर घट के 25 हुआ उधर बढ़ के 25 हुआ। जब दोनों बराबर हो जाएंगे, जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो उस समय हम बोलेंगे कि साम्य अवस्था में। उसके बाद ना तो इधर से सॉल्ट इधर जाएगा ना इधर से सॉल्ट इधर जाएगा। तो एक कंसंट्रेशन की टर्म्स में भी क्या होता है? केमिकल इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है, कंसंट्रेशन। और जब कंसंट्रेशन की टर्म्स में होता है, यानी सांद्रता की टर्म्स में होता है, तो ऐसे केमिकल इक्विलिब्रियम को बोलते हैं हम डिफ्यूजन। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम डिफ्यूजन, यानी डिफ्यूजन जहां पर नहीं हो रहा वहां पर क्या हो रहा है? वो केमिकल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, समझ में आ गया? यहां से यहां हलचल हो रही है, यहां से यहां हलचल होती है, ये हलचल शांत हो जाएगी तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक है, फेज इक्विलिब्रियम का मतलब कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है कि फेज जो है किसी सब्सटेंस की चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, यानी कि नो चेंज इन फेज, ऐसा लिख देता हूं मैं। यानी कि मैं अगर पहले लिक्विड देख के गया था तो दोबारा आकर देखूं तो लिक्विड ही मिले, ऐसा नहीं कि वो सॉलिड बन जाए या फिर गैस बन जाए, ठीक है ना। तो फेज इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए। तो अगर आपको जनरली जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, तो आप बोलोगे कि इट इज थर्मल, मैकेनिकल और केमिकल टाइप ऑफ द इक्विलिब्रियम, ठीक है। फेज इक्विलिब्रियम ज्यादातर बुक्स में नहीं दिया होता है, तो आप इसको लेकर ज्यादा टेंशन में ना आ जाएं कि सर एक और इक्विलिब्रियम था जो तो मेरे आंसर में आ ही नहीं रहा, ठीक है ना। तो मैंने आपको सारी बातें समझा दी है एक एक करके। अभी आपको अगर कोई दुख है, दुविधा है, डाउट है तो भाई पूछ लो, वरना अपन आगे चलते हैं। इस पर एक क्वेश्चन करें क्या? देखो एक क्वेश्चन शायद आया भी था, हाँ ये आ गया यहाँ पर, ये एमपी सब इंजीनियर में आया था 2016 के पेपर में। बता देता हूँ इसमें क्या पूछा है। ये पूछ रहा है व्हेन द केमिकल पोटेंशियल्स ऑफ टू सिस्टम्स आर सेम। केमिकल पोटेंशियल का मतलब क्या है? मैं यहाँ पर ये सिस्टम बना दूँ, भाई ये सिस्टम है, ये दूसरा सिस्टम है, जैसे हीट वाला होता था वैसे ये सिस्टम 1 है। ये केमिकल पोटेंशियल जनरली ये बात कर रहा है किसकी? कंसंट्रेशन की। जब दोनों का सेम होगा तो क्या इधर से इधर जाएगा? नहीं। जैसे मान लो सॉल्ट की मात्रा जो है वो इधर जितनी है, किधर? फर्स्ट साइड में, उतनी ही सॉल्ट की मात्रा सेकंड साइड में है, तो फिर क्या ये इधर से इधर जाएगा? नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं जाएगा। तो ये यही बोल रहा है कि अगर केमिकल पोटेंशियल दोनों तरफ सेम हो तो क्या उनके बीच में कोई प्रकार का आदान प्रदान होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो क्या बोल रही है? व्हाट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, तो इसको किस टाइप का इक्विलिब्रियम कहेंगे? तो भाई यहां पर इसको बोलेंगे हम केमिकल इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम? केमिकल इक्विलिब्रियम। लेकिन किंतु परंतु ये तो हमारे ऑप्शन में ही नहीं है, इसीलिए मैंने एक और चीज आपको लिखाई थी, वो बहुत जरूरी थी, नहीं तो आप इस क्वेश्चन को गलत कर देते,
ठीक है ना, वो मैंने लिखा है डिफ्यूजिव। डिफ्यूजिव मतलब ये डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, यहां से यहां चलना, जो कंसंट्रेशन वाला पार्ट होता है ना केमिकल में, वो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, और उस स्टेट को बोलते हैं डिफ्यूजिव इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम? डिफ्यूजिव इक्विलिब्रियम। यहां पर मैं लिख भी देता हूं यार, डिफ्यूजिव इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं इसको, क्या बोलते हैं हम? डिफ्यूजिव इक्विलिब्रियम, है ना। अब यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया किसमें? एमपी सब इंजीनियर में। देखो आप, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हम पढ़ के आते हैं, है? ठीक है, आंसर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्मल मैकेनिकल तो हो गई, ये अभी अपन आगे पढ़ेंगे हैं इसके बारे में। देखो अब यहां पर हम देखते हैं आगे, हमने इतना सब कुछ पढ़ लिया, एक और बात हमें पढ़नी है। वो बात क्या है? हमारे जो सिस्टम्स थे, अपन ने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? हाँ, ये गलती यहां हो गई, यहां पर हमारा सिस्टम छूट गया, तो इसको यहीं पर इंक्लूड करेंगे हम सिस्टम के पास। वेयर इज अवर सिस्टम? यहां पर पढ़ाया था अपन ने सिस्टम, हाँ ये सिस्टम है। तो भाई यहीं पर अपन एक और स्लाइड ऐड कर देते हैं। यहां पर हमने पढ़ा था कि सिस्टम कितने टाइप्स के हैं, ये देख लो। यहां पर हमने पढ़ा था 1 2 3, यानी कि क्लोज, ओपन और आइसोलेटेड। लेकिन हम सिस्टम को दूसरे तरीके से भी क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कैसे? सिस्टम्स में हम अगर बात करें तो इसके एक और तरीका होता है क्लासिफिकेशन का। वो सिस्टम होता है एक तो होमोजीनियस सिस्टम, ठीक है? कौन सा सिस्टम? होमोजीनियस सिस्टम। ठीक है, और एक होता है हिटेरोजीनियस सिस्टम। कौन सा सिस्टम? हिटेरोजीनियस सिस्टम। ठीक है श्रीमान। एक होमोजीनियस और एक हिटेरोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब है, होमो मतलब होता है सेम, ध्यान देना ये वर्ड ही होमो है, सेम। यार होमो मतलब होम हो जाएगा, होमो मतलब होम। यार एक होम के अंदर सेम टाइप के लोग रहेंगे ना, एक घर के अंदर एक परिवार के लोग रहते हैं, सेम टाइप के लोग रहते हैं, तो होमो मतलब होता है सेम। यानी कि ये एक ऐसा सिस्टम होगा, ये एक ऐसा सिस्टम होगा जो सिर्फ सिंगल फेज में क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। यानी सिस्टम दैट एग्जिस्ट इन सिंगल फेज ओनली। ठीक है, यानी एक ऐसा सिस्टम जो सिर्फ सिंगल फेज में एग्जिस्ट करता है, क्या कहलाता है? होमोजीनियस सिस्टम। ठीक है, इसका एग्जाम्पल कैसे दें भाई? जैसे अभी आप आगे पावर प्लांट पढ़ोगे तो मैं आपको बताऊंगा कि जो बॉयलर होता है, बॉयलर के अंदर, यहां पर मैं बॉयलर बना दो भाई, ये बॉयलर है मेरा। इस बॉयलर के अंदर क्या है? बॉयलर इन द सेंस भट्टी होती है, भट्टी, यानी इसके अंदर बहुत सारा कोयला जलता रहता है। थर्मल पावर प्लांट में कोयले का काम क्या होता है? ये बॉयलर के अंदर जाता है वो, और भट्टी की तरह जलता रहता है। तो यहां पर जल रहा है कोयला। क्या जल रहा है? कोयला। कोयला क्या करेगा? हीट प्रोड्यूस करेगा, यानी कि इसके अंदर जा रही है अणाप शणाप हीट। कैसी जा रही है? हीट जा रही है। अब वो हीट क्या करती है, मेरी बात ध्यान सुना, इस बॉयलर में इधर से आ रहा है पानी। क्या आ रहा है? पानी। पानी इन द सेंस किस स्टेट में आ रहा होगा? लिक्विड। जिस स्टेट में हम पीते हैं ना उसको द्रव अवस्था में, वही स्टेट में आ रहा होगा। लेकिन किंतु परंतु मैं यहां पर आपको एक बात बता दूं, जैसे वो इस हीट से टकराएगा, ये हीट इसको क्या कर देगी? इवेपोरेट, और क्या बना देगी? इसको वाष्प। इस पानी का क्या कर दिया इसने? वाष्प बना दिया। वाष्प क्या होती है भैया? गैस होती है। अब बताओ, ये क्या था? बॉयलर। क्या था ये? बॉयलर। क्या यहां पर इस बॉयलर के अंदर, आधे बॉयलर में तो ये द्रव अवस्था में है, आधे बॉयलर में ये गैस अवस्था में है। कहीं कहीं जगहों पर द्रव और गैस दोनों एक साथ मिलेंगे, क्योंकि पूरा कन्वर्जन तो बाहर निकलते वक्त हुआ होगा ना। तो क्या ये एक फेज में एग्जिस्ट कर रहा है? बिल्कुल नहीं। क्या कर रहा है? बिल्कुल नहीं। यानी कि यहां पर एक फेज नहीं है।
तो भाई एक फेज नहीं है तो ये कैसा हो जाएगा, ये क्या होमोजीनियस सिस्टम होगा? बिल्कुल नहीं, ये तो हिटेरोजीनियस है। क्या ये हिटेरोजीनियस? तो हिटेरोजीनियस की भी डेफिनेशन में लिखा देता हूं आपको। हिटेरोजीनियस क्या होता है? सिस्टम दैट एग्जिस्ट इन मोर देन वन फेजेस, मोर देन वन फेजेस। ठीक है, तो भाई ये तो एग्जाम्पल हुआ श्रीमान इसका। अब इसको यहां से हटा के इधर ले आता हूं मैं। ये अच्छा, बोर्ड में ये अच्छा सिस्टम है कि कोई भी टेक्स्ट को उठाकर आप कहीं दूसरी जगह रख सकते हो। ये लो, ठीक है। अब यहां का एक और सिस्टम बता देता हूं मैं। यहां पर बात करूं पंप की, किसकी बात करूं? पंप की। ये पंप, ठीक है। तो पंप ये हो गया एंट्री, ये हो गया एग्जिट। मैं पंप की अगर बात करूं तो पंप में इधर से पानी या वाष्प जो भी आता है, मान लो हम पानी के दूसरे पंप की बात करते हैं जो आपके घरों में नदी में से वो खेतों में पानी देने के लिए पंप लगाते हैं ना, तो इधर से आएगा पानी, इस पंप में इधर से आएगा पानी, यानी कि किस अवस्था में आएगा? लिक्विड अवस्था में। किस अवस्था में आएगा? लिक्विड अवस्था में। क्या ये इस लिक्विड अवस्था से जब बाहर निकलेगा तब ये क्या वाष्प बन जाएगा या कुछ और बन जाएगा? रहेगा तो पानी। यानी पंप में क्या होता है? पानी का पानी ही निकलता है। यानी कि पंप के अंदर किसी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता, एक ही अवस्था है जो पूरे पंप के अंदर चलती रहती है, एक ही फेज जो है। तो यानी कि यहाँ पर सिंगल फेज में एग्जिस्ट करता है। तो ये जो सिंगल फेज सिस्टम होगा उसको क्या बोलते हैं? होमोजीनियस सिस्टम। तो होमोजीनियस सिस्टम का एग्जाम्पल है पंप। क्या एग्जाम्पल है? पंप। यानी इसका एग्जाम्पल एक तो हो गया पंप, उसका एग्जाम्पल हो गया बॉयलर। तो बॉयलर की तरह उसमें होता है कंडेंसर, ठीक है ना। कंडेंसर में क्या होता है? यहां पर पानी से वाष्प बनी, वहां पर वाष्प से पानी बनता है। तो एक आंसर हो गया इसका कंडेंसर, ठीक है ना। एग्जाम्पल है ये सिस्टम के। यहां पर पंप हो गया, सिंपल सी बात है। तो ये हमने बता दिया आपको यहां पर होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस सिस्टम। इन पर अब यहां पर एक प्रश्न भी आया हुआ है, वो भी देख लेते हैं हम। कौन सा प्रश्न है भाई? कहां गया प्रश्न? है द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोजीनियस सिस्टम इज। ओ नो, हेटेरोजीनियस सिस्टम का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? देखो मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले मैं बात करूंगा एटमॉस्फेरिक एयर। क्या एटमॉस्फेरिक एयर इसका एग्जाम्पल है? क्योंकि एयर सारी जो है वो किस में है? गैसियस अवस्था में है। यानी कि गैसियस अवस्था में है तो क्या हो जाएगा? ये सिंगल फेज। कौन सी फेज है भाई? सिंगल फेज, ठीक है। मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर, ये अगेन गैसियस सिस्टम है तो ये भी सिंगल फेज हो जाएगा। तो ये तो आपका आंसर होगा नहीं। सिंगल फेज तो होमोजीनियस होता है, हेटेरोजीनियस तो होता नहीं है, ठीक है ना। अब यहां पर मेरी बात ध्यान से सुनना। आपको ये क्वेश्चन थोड़े से ना घुमा के दे देता है। कूलिंग फ्लूइड इन अ रेडिएटर। अब ये कूलिंग फ्लूइड इन अ रेडिएटर, रेडिएटर में कूलिंग फ्लूइड की हम बात करें तो कूलिंग फ्लूइड जो होता है रेडिएटर में वो भी क्या होता है? एक तरह का लिक्विड में ही जाता है, लिक्विड में ही बाहर निकलता है। वो गर्म होकर आ जाता है, थोड़ा गर्म होकर इन द सेंस वो क्या करता है? हीट रिमूव करके लाता है, लेकिन फेज चेंज नहीं होती है। वहां पर फेज चेंज नहीं होता, लिक्विड स्टेट में जाता है, लिक्विड स्टेट में ही आता है। यानी कि यहां पर भी क्या है? सिंगल फेज का कॉन्सेप्ट है रेडिएटर में, सिंगल फेज का कॉन्सेप्ट है। और सिंगल फेज का कॉन्सेप्ट, और साथ ही साथ बात ये है कि यार यहाँ पर है ही एक तरह की मटेरियल जो आपस में एक दूसरे में घुल सकते, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, मिक्स हो जाएगी। कोई आप अंतर ही नहीं लगा सकते कि कहां पर ऑक्सीजन है कहां पर हाइड्रोजन है। एयर का अगर सैंपल ले लो तो, और सब जगह सेम मात्रा में होती है। यहां पर एटमॉस्फेरिक एयर में हम बात करें तो जो कंपोजिशन होता है एयर के अंदर गैसेस का, वो सब जगह सेम होगा, ठीक है ना। जैसे ऑक्सीजन हमें पता है नाइट्रोजन 71% पाई जाएगी, तो वो उतनी ही पाई जाएगी सब जगह ही, ठीक है ना। तो ये सिंगल फेज, अगेन ये क्या हो जाएगा? होमोजीनियस सिस्टम। तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अब बचा डी। अब आप आंख बंद करके डी का आंसर कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं आपको। ये बोल रहा है मिक्सचर ऑफ आइस। आइस क्या है भाई? जरा बताओ तो। आइस क्या है? सॉलिड।
वाटर, वाटर क्या है जरा ध्यान देना, सॉलिड, इसका मिक्सचर है ना, लिक्विड। अच्छा, स्टीम क्या है, गैस। ये तो तीन फेजेस का एक मिक्सचर है। कितनी फेजेस हैं यहाँ पर, 3 फेजेस। तो 3 फेजेस होगी भैया, हम तो सिंगल फेज वाले को बोलते थे, तो 3 फेज होगी तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हेटेरोजीनियस सिस्टम ही है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको क्लियर है, किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है? चलो बहुत बढ़िया। तो भाई ये तो हमने पढ़ लिया, अब हम थोड़ा सा और आगे पढ़ लेते हैं। इसके बाद अब हम आगे के टॉपिक लेंगे। आगे का जो टॉपिक है हमारा वो है प्योर सब्सटेंस। क्या टॉपिक है, प्योर सब्सटेंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्योर सब्सटेंस भी। क्यों है मैं अभी बताता हूँ आपको। प्योर सब्सटेंस से भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना, डायरेक्टली नहीं आते हैं लेकिन आते जरूर हैं। कैसे आएंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो जनरली ये जो है, आप जितने भी जेई लेवल के एग्जामिनेशंस देते हैं, एसएससी जेई देते हैं, तो डायरेक्टली आपको विदाउट एनी इंटरव्यू दे दिया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई पीएसयू देते हैं, मान लो आप स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का दे रहे हैं, ठीक है, सेल का दे रहे हैं एग्ज़ाम, आप दे रहे हैं कई सारे जो दूसरे एनटीपीसी का जेई लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप दे रहे हैं आईओसीएल में भर्ती निकली उसका दे रहे हैं, आप कई सारी जैसे डीआरडीओ में निकला है, आप इसरो में टेक्निकल असिस्टेंट का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो साथ के साथ जब आप ऐसे डिपार्टमेंट्स में जाते हो तो वहाँ पर आपको एक इंटरव्यू भी फेस करना पड़ता है, और वो इंटरव्यू में जो होता है उसमें कुछ ऐसे ही बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जो, जैसे जनरली आपका इंटरव्यू आपके हाथ में होता है, मैं इंटरव्यू पर अभी ज़्यादा ज्ञान नहीं बांटूंगा, लेकिन आप जब बोलोगे कि सर मैंने थर्मोडाइनमिक्स अच्छे से पढ़ा है, तो थर्मोडाइनमिक्स अच्छे से पढ़ा है तो थर्मोडाइनमिक के जो की कॉन्सेप्ट है ना, वो इतने हाई फाई तूफानी क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे कि भाई बहुत ऊंचे लेवल का पूछ दिया आपसे, जो पीएचडी में पढ़ा होगा आपने, वैसा नहीं पूछेंगे। वो बिल्कुल पूछेंगे कि अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है तो थर्मोडायनेमिक्स में अगर एक बच्चा शुरू करता तो उसको क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, उस टाइप की बातें पूछते हैं। और हम क्या करते हैं, हम तूफानी बन जाते हैं, हम ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं, बेसिक्स को तो बिल्कुल भूल जाते हैं और एडवांस चीज़ें पढ़ने लग जाते हैं, टफ चीज़ें पढ़ के जाते हैं इंटरव्यू के लिए, जबकि वो जानते हैं, क्योंकि वो भी कोई एक्सपर्ट थोड़ी होते हैं उसी पर्टिकुलर फील्ड का, उन्होंने थोड़ी थर्मोडायनेमिक्स में पीएचडी करी होती है, उनको भी बेसिक्स ही आता है। हाँ, तो अब हम बात करेंगे प्योर सब्सटेंस की। भाई प्योर सब्सटेंस क्या होगा, आपने अगर 9th में पढ़ा हो, वैसे तो आप सब लोगों को याददाश्त इतनी ज़्यादा तेज नहीं है कि 9th का अभी तक ध्यान रहेगा लेकिन फिर भी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ अगर आपने पढ़ा हो तो 9th में ये आया था प्योर सब्सटेंस। अब ये जो प्योर सब्सटेंस है ये होता क्या है, प्योर सब्सटेंस वैसे तो एलिमेंट और मॉलिक्यूल होते हैं। क्या होते हैं, एलिमेंट और उनके मॉलिक्यूल। एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल्स। लेकिन अब हमारा जो प्योर सब्सटेंस है ये थोड़ा केमिस्ट्री से अलग है थर्मोडायनेमिक्स का। इसमें हम बात करेंगे किसका, सॉल्यूशंस। एलिमेंट और मॉलिक्यूल तो प्योर सब्सटेंस हुआ ही करते थे, अभी यहां पर क्या होने लग गया, सॉल्यूशंस भी प्योर सब्सटेंस होने लग गया मेरे लिए, ठीक है ना। सॉल्यूशन मतलब ऐसी चीजें जो आपस में एक दूसरे में मिक्स हो जाती हैं प्रॉपरली। जैसे कि मैं बात करूंगा यहां पर, जैसे प्योर सब्सटेंस में मैं बात करूं, अगर सोडियम का एक टुकड़ा दे दिया आपको, जैसे आयरन का एक टुकड़ा दे दिया, तो ये क्या है, प्योर सब्सटेंस है। जैसे आपको मैग्नीशियम का टुकड़ा दे दिया तो ये सब क्या है, प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि ये एलिमेंट है। जैसे मॉलिक्यूल्स में मैं बात करूं, ऑक्सीजन, जैसे आपको दे दिया NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जैसे आपको दे दिया N2, जैसे आपको दे दिया H2O, ये हो जाएंगे मॉलिक्यूल और कंपाउंड, ठीक है ना। तो ये भी क्या हो जाएंगे, ये भी प्योर सब्सटेंस हो जाएंगे। यहां पर मैं सॉल्यूशन में जैसे बात करूं, सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन को क्या बोलोगे आप, सॉल्ट सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ, क्या है ये सॉल्ट सॉल्यूशन, मिक्सचर ऑफ NaCl प्लस H2O। देखो ये मिक्सचर तो है, लेकिन ये कैसा मिक्सचर है, ट्रू सॉल्यूशन टाइप का मिक्सचर है, यानी ये दोनों आपस में एक दूसरे में घुल जाते हैं, इस तरह घुल जाते हैं कि कहीं पर आपको कोई फर्क नजर ही नहीं आता है। जैसे मान लो एक गिलास में आपने 1 चम्मच नमक डाला, ठीक है, एक गिलास में 1 चम्मच नमक डाला और वो नमक आपने इसमें मिलाया तो सब जगह घुल गया, है ना, घुल गया ना।
घुल गया। अब आपने क्या किया, इसको घोलने के बाद यहां से 1 चम्मच टेस्ट किया। हाँ यार नमक तो नजर आ रहा है। यहां से 1 चम्मच टेस्ट किया। आप बोलोगे नमक तो उतना ही नजर आ रहा है, यानी कि नमक जो घुला है वो सभी जगहों पर एक समान मात्रा में घुला है ना। सभी जगह पर पूरे वेसल में, पूरे पात्र में एक समान मात्रा में घुला है, यानी कि ये क्या है, एक तरह का ट्रू सॉल्यूशन है। और ट्रू सॉल्यूशन होने की वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, प्योर सब्सटेंस। जैसे शुगर एंड वाटर, शुगर सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो ये जाएगा शुगर इन वाटर। अबे शुगर इन वाटर क्या होता है भाई, शुगर को तो मैं अगर इस तरह से केमिस्ट्री में लिखूं तो आप सब लोग समझ सकते हैं, प्लस H2। ठीक है, तो ये है, ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो इस तरह के भी क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, प्योर सब्सटेंस होने के लिए क्या होना चाहिए, ये मैं यहाँ पर आपको डेफिनेशन लिखा देता हूँ। प्योर सब्सटेंस होने के लिए होना चाहिए, अ सब्सटेंस विच इज होमोजीनियस। कैसा होना चाहिए, सबसे पहले तो विच इज होमोजीनियस, which is homogeneous and has same chemical composition through all phases। यानी कि फेज कोई सी भी हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो गैसियस स्टेट में हो, लेकिन किसी भी फेज में वो हो, होमोजीनियस होना चाहिए और उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो सेम होनी चाहिए। केमिकल कंपोजिशन का मतलब मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ, 2 एग्जाम्पल लेता हूँ। यहाँ पर मैंने मिलाया शक्कर, अभी तो सॉल्ट मिलाया था और अब शक्कर मिला रहे हो, बस यही काम बचा है। ठीक है, मैंने इसमें मिलाई शक्कर, चीनी डाल दी मैंने, ये चम्मच ले ली मैंने छोटी सी, इस चम्मच से मैंने इसमें शक्कर डाल दी, शक्कर के दाने चले गए इसके अंदर, घोला मैंने, मिल गए, है ना, मिल गए। क्या है, शुगर सॉल्यूशन लिख दो इसको मैं, है ना। और इधर मैंने रखा यहाँ पर एक तरह से अच्छा सा लेते हैं, ऑयल का ले लेते हैं ना, यहाँ पर एक और बना देते, 3 बीकर बना देते, क्या जाता है अपना, है। यहाँ पर मैंने मिलाया, इसमें भरा था पानी और इसमें मैंने पानी के ऊपर डाला 1 चम्मच तेल। तो आपको पता है तेल कहाँ रहेगा, 1 चम्मच जो तेल डालूंगा, भाई आप सब लोग तो बुद्धिजीवी हो, बताओ यहाँ पर रहेगा, तेल ऊपर ऊपर आ जाएगा, पानी नीचे नीचे रह जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा शुगर सॉल्यूशन, इसमें हो जाएगा ये पानी, ये ऑयल ऊपर जमा हो जाएगा और नीचे हो जाएगा पानी, है नहीं, सब जानते हैं। यहां पर मैंने इसमें डाला थोड़ी सी मिट्टी, मिट्टी और रेत डाल दी, तो रेत डालूंगा तो पानी रह जाएगा ऊपर और रेत जमा हो जाएगी नीचे, यही होगा भाई। थोड़ी देर घोलूंगा तो मिल जाएगा, लेकिन वापस ही ऐसा हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो रहा है भाई सीन, यहां पर हो रहा है, ये हो रही रेत, ये हो रहा है पानी। अब तीनों को देखेंगे अपन अच्छे से, तीनों को अच्छे से समझेंगे। इधर क्या है, शुगर सॉल्यूशन, इसमें क्या मिलाया मैंने, शक्कर मिलाई पानी में, शक्कर पानी में मिलाई तो शक्कर इस तरह घुल गई कि मैं ऊपर से 1 चम्मच भर के टेस्ट करूं या फिर मैं नीचे से 1 चम्मच भर के टेस्ट करूं, पूरे ग्लास में से किसी भी जगह से मैं चम्मच भर के टेस्ट करूंगा तो मुझे शुगर यानी शक्कर का टेस्ट आएगा, बिल्कुल आएगा, और सब जगह समान आएगा। अगर आपने बहुत अच्छे से उसको घोला है तो, दूध पीते हैं ना भाई, जहाँ तक शक्कर नहीं घुलती तो पता है, शक्कर घुली नहीं तो फिर वो बॉटम में जो होता है पेंदे में ज़्यादा शक्कर मिलती है। लेकिन अगर हमने पूरी तरह घोल लिया है, अच्छे से सॉल्यूशन बन गया है, तो फिर दूध सब जगह पूरा मीठा होता है, यानी पहले ऊपर का पियेंगे तो मीठा, नीचे वाला भी मीठा ही मिलेगा। ठीक है,
अब अपन बात करें पानी और ऑयल की। पानी के ऊपर ऑयल डाल दिया तो आपको पता है ऑयल क्या करता है, तैरता है पानी की सतह पर। तो मैं ऊपर से एक चम्मच भर के निकालूंगा तो आपको तेल ज्यादा मिलेगा, नीचे से एक चम्मच भर के निकालूंगा तो पानी पानी मिलेगा। यानी कि दोनों जगह सेम तो नहीं आ रहे, जबकि यहां पर तो दोनों जगह से सेम टाइप की कंपोजिशन मिल रही थी, यहां पर नहीं मिल रही। यानी कि यहां पर ये तो पास हो गया, ये क्या हो जाएगा, प्योर सॉल्यूशन या प्योर सब्सटेंस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि केमिकल कॉम्पोजिशन सेम नहीं है, होमोजीनियस नहीं है कि नहीं। यहां पर चलो भाई इसमें रेत मिला दी पानी में, तो यहां पर लूंगा ऊपर वाले सैंपल तो इसमें पानी पानी आएगा, नीचे वाले सैंपल लूंगा तो रेत ही रेत आएगी ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी होमोजीनियस नहीं है, क्योंकि केमिकल कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम नहीं है। तो क्या ये प्योर सब्सटेंस हो सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। तो अब हमारा जो सिस्टम था वो मैंने आपको समझा दिया है? क्लियर है सबको? कोई कष्ट तो नहीं है, दुख दुविधा तो नहीं है? इसके कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़े से इसके एग्जाम्पल्स और फिर हम थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा क्लास करके, ठीक है? तो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अपन अगली क्लास में।